नमस्कार, मैं नरेश जोशी एबीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 10 मार्च को रिजल्ट आना है, क्योंकि चुनाव को लेकर एग्जिट पोल शुरू हो गया है और मीडिया अपना अपना एग्जिट पोल जनता के सामने रख रही है। हम बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं और तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हम बात करेंगे ऊधम सिंह नगर जनपद की। ऊधम सिंह नगर जनपद में 9 विधानसभा सीटें हैं और ऊधम सिंह नगर जनपद की सीटें इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं कि यहां पर खटीमा विधानसभा सीट से स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऊधम सिंह नगर जनपद में भाजपा का ग्राफ गिरा तो इसका खामियाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भुगतना पड़ सकता है। मेरे साथ ऊधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा सीटों पर चर्चा के लिए नोएडा से जुड़ रहे हैं द संडे पोस्ट के रोमिंग एडिटर मिस्टर आकाश नागर। आकाश सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज में। नमस्कार, एबीपीएल न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश सर, ऊधम सिंह नगर जनपद की 9 विधानसभा सीटों को लेकर हमने आपसे चर्चा करनी है और आपकी राय जाननी है कि किसके पक्ष में जनता ने अपना फैसला दिया है। हम शुरुआत करते हैं जसपुर विधानसभा सीट से। आकाश सर, अगर जसपुर विधानसभा सीट की बात करूं तो जसपुर विधानसभा सीट पर पहला विधानसभा चुनाव डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने जीता था और ये बता दें आपको कि शैलेंद्र मोहन सिंगल निर्दलीय चुनाव जीते थे। मेरी जानकारी ठीक है ना आकाश सर? बिल्कुल ओके। जिसके बाद शैलेंद्र मोहन सिंगल ने एनडी तिवारी सरकार को अपना समर्थन दे दिया था और 2007 में कांग्रेस ने शैलेंद्र मोहन सिंगल को अपना प्रत्याशी बनाया था। वह चुनाव जीत गए थे 2007 में भी और 2012 में भी चुनाव जीत गए, लेकिन 2017 में शैलेंद्र मोहन सिंगल चुनाव हार गए और जबकि ऊधम सिंह नगर जनपद की 8 विधानसभाओं में भाजपा चुनाव जीती। मैं जसपुर ऐसी सीट रही जिसमें भाजपा चुनाव हार गई, जबकि शैलेंद्र मोहन सिंगल जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे। अब हम समीक्षा करते हैं 2022 के चुनाव की। 2022 का चुनाव फिर कांग्रेस के प्रत्याशी आदेश चौहान और शैलेंद्र मोहन सिंगल। सर, क्या जानकारी है इस चुनाव में क्या हुआ? देखिए, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी यहां से खड़े हैं, यूनुस चौधरी जी। यूनुस चौधरी मॉमडन वोटों में कितना ज्यादा जाएंगे, कितना अंदर घुसेंगे, वो डिपेंड करेगा भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत पर। क्योंकि जी, वो मॉमडन वोट पिछली बार आदेश चौहान लगभग एक तरफा ले गए थे। सबसे ज्यादा मॉमडन वोट आदेश चौहान को मिली थी, जिसकी वजह से वो 2017 का विधानसभा चुनाव जीते थे। जीत। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूनुस चौधरी को खड़ा करके उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अच्छा सर, आपका कहने का ये मतलब जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो चुनाव आदेश चौहान के बाहर चला जाएगा और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल फिर जीत सकते हैं। ये जसपुर विधानसभा सीट का आकलन आपकी नजर में है। अब बात करते हैं सर काशीपुर विधानसभा सीट की। जी, काशीपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। काशीपुर विधानसभा सीट में 2 दिग्गज नेताओं के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। काशीपुर विधानसभा सीट में भाजपा ने त्रिलोक सिंह चीमा को अपना प्रत्याशी बनाया। त्रिलोक सिंह चीमा विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र हैं, जो कभी चुनाव नहीं हारे। कैसी भी परिस्थिति रही हो, हरभजन सिंह चीमा ने अपना चुनाव जीत लिया। हरभजन सिंह चीमा अब तक 4 चुनाव जीत चुके हैं उसी सीट से। सर, इस बार कांग्रेस ने तुरुप का इक्का फेंक दिया। कांग्रेस में बड़े मजबूत नेता जो 2 बार सांसद भी रहे, केसी सिंह बाबा साहब के पुत्र नरेंद्र चंद को टिकट दे दिया है। क्या रहेगा साहब काशीपुर का चुनाव? जी
काशीपुर में क्या हो कि इस कठिन इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ जो त्रिलोक सिंह चीमा है, जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके पिताजी जो विधायक रहे 4 बार, दो ये जो हरभजन सिंह चीमा जी, उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों पर भीतरघात के आरोप लगाए ये जी। भीतरघात के आरोप उन्होंने नाम तो उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन भाजपा को कई बड़े लग रहा है कि ये भाजपा की सीट खतरे में। जो एम फैक्टर है, एम फैक्टर मतलब मुस्लिम फैक्टर, वो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ चला। पहले ये था कि ये आम आदमी पार्टी के जो मजबूत कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक बाली, ऐसा लग रहा था कि मोमडन्स 2 जगह चला जाएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ भी चला जाएगा और कांग्रेस की तरफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आखिर समय में मोमडन्स एकजुट हो गया कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद के लिए। नागर सर, इसका मतलब काशीपुर में जनता ने दिखाया कुछ और किया कुछ, क्योंकि जिस हिसाब से दीपक बाली जी का चुनाव देखने को मिल रहा था, ऐसा लग रहा था साहब आम आदमी पार्टी पूरा चुनाव पलट देगी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव भी जीत सकती है, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने लास्ट में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया, इसका मतलब चुनाव तो फिर कांग्रेस के पाले में गया काशीपुर सीट का भी। ठीक है सर, अब आते हैं बाजपुर विधानसभा सीट। बाजपुर विधानसभा सीट से मजबूत दलित नेता और कांग्रेस के मजबूत नेता कहे जाने वाले जो कांग्रेस की पहली पंक्ति में है, यशपाल आर्य साहब चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो आकाश सर इस पर नजर डालिए कि यशपाल जी भाजपा छोड़कर फिर कांग्रेस में आ गए और 2017 में कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे। क्या इसका कुछ फर्क देखने को मिला भाजपा में? पहले तो ये यहाँ पर चर्चा हो जाए जरा। दरअसल एक वजह ये भी रही क्योंकि वो सीट सिख बहुल है, किसान बहुल है, तो अगर वह बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं यशपाल आर्य, तो तब उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती, क्योंकि सारा किसान आंदोलन बाजपुर से लड़ा गया था उत्तराखंड में जी। और वैसे भी जो वहाँ जो किसान वर्ग है ना, वो बीजेपी से नाराज है, तो इसके मद्देनजर ही वो कांग्रेस में गए, देख कि भाई कांग्रेस में जाएंगे तो वो जो किसान वर्ग है उसकी नाराजगी दूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बाजवा है, सुनीता टम्टा बाजवा है, उनके जो पति हैं वो किसान आंदोलन के सक्रिय मेंबर रहे, प्रवक्ता रहे हैं, और नरेंद्र जो अपने टिकैत है, राकेश टिकैत के बहुत करीब रहे हैं और वो भी किसानों से बिल्कुल मिले हुए हैं, मतलब किसानों से मिलकर के चलते रहे हैं। तो अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है सुनीता टम्टा बाजवा। नहीं सर, सुनीता बाजवा टम्टा आम आदमी पार्टी से लड़ रही है सर। सॉरी आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी से लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इतनी घुसपैठ नहीं कर पाई मतदाताओं के बीच, अच्छा सोच रहे। हाँ। नहीं सर, माना तो ये जा रहा था क्योंकि सुनीता बाजवा टम्टा के जो पति हैं उनका किसान आंदोलन में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही और किसान उनके साथ खुले मंच से चल रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि फाइट जो है सुनीता बाजवा टम्टा और यशपाल जी के बीच में होनी है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जानकारी में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कैसा चुनाव लड़ा बाजपुर में जी? मतलब भाजपा ने वहां पे चुनाव तो लड़ा जी, लेकिन वो त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ा। अच्छा, सीधा फाइट में नहीं लड़ पाई जी। अच्छा, आमने सामने किस किस के बीच में मुकाबला हो सकता है सर बाजपुर में? मेरे ख्याल से जो वहां सुनीता टम्टा बाजवा है, जो उसकी स्थिति को देखें, किसानों के बीच वो रहे, उनके पति रहे, और जो सिख समुदाय है उनसे वो आते हैं, वहां उनके लिए भी अच्छा वोट मिलेगा। तो आप किस हद तक सहमत हैं कि भाजपा कई बार तीसरे पे तो नहीं चली जाएगी बाजपुर में? कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है जी? नहीं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा है जी। अब चलते सर गदरपुर की तरफ। गदरपुर विधानसभा सीट में भी कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद पांडे वह मजबूत नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। और अरविंद पांडे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सर उन्होंने सीट बदल दी थी क्योंकि बाजपुर आरक्षित हो गई थी और 2002 में बाजपुर लड़े
अरविंद पांडे साहब 2007 में भाजपा लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, दोनों बार जीत गए। 2012 में अरविंद पांडे साहब गदरपुर आ गए क्योंकि वो सीट आरक्षित हो गई अनुसूचित जाति के लिए। और 2012 और 2017 में अरविंद पांडे एक ऐसे नेता हैं उधम सिंह नगर जनपद के जिन्होंने अपना चुनावी रण बदल दिया और उसके बावजूद भी वो गदरपुर से चुनाव जीत गए दोनों बार। ठीक सर जी। अब दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के चुनाव को लेकर एक कहावत है कि यहां शिक्षा मंत्री कभी चुनाव नहीं जीतते साहब। शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं, लेकिन अरविंद पांडे कभी चुनाव नहीं आ रहे हैं, यह भी एक तर्क है। तो अब यह देखना है कि जो कांग्रेस ने बंगला कार्ड खेला है, जो प्रेमानंद महाजन साहब को चुनाव लड़ाया है गदरपुर विधानसभा सीट पर, अब क्या वहां खेला हो गए गदरपुर में? जरा उस पर चर्चा कीजिए सर जी। नहीं, इसमें क्या है कि जो हम अतीत में जाएं तो 2012 और 2017 का जो चुनाव अरविंद पांडे जीते हैं वो कांग्रेस की जो अंदरूनी मतलब एक तरीके से कह लीजिए भीतरघात की वजह से चुनाव जीते हैं। अच्छा है। हाँ, अगर उसका एनालिसिस करें, पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसमें पता लगेगा कि 2012 में जब एनडी तिवारी जी के जो भतीजे वहां मनीष तिवारी को चुनाव लड़ा गया तो पैराशूट प्रत्याशी बनकर वो आए। पैराशूट प्रत्याशी, ठीक बात, ठीक। कांग्रेस के अधिकतर जो नेता थे वो मनीष तिवारी जी के साथ नहीं थे। ठीक बात। मनीष तिवारी के पहले लाल कुमार भेजा मनीष जी को, फिर वहां भेज दिया काशीपुर से वहां पे फुटबॉल बना दिया था मनीष तिवारी को। ठीक करे आप। तो वो जो कांग्रेसी थे वो फिर अरविंद पांडे के साथ रहे 2012 में। वो जीत का प्लस पॉइंट अरविंद पांडे जी का ही रहा। ठीक। दूसरा 2017 में भी ऐसे रहा। 2017 में एक वर्ग चाहता था कि हमें मिले कांग्रेस के टिकट, लेकिन मिल गया दूसरे को। तो वहां उन्होंने फिर जो भीतरघात किया कांग्रेस वालों ने, और फिर उसका फायदा अरविंद पांडे जी को मिला। अच्छा, इस चुनाव में क्या तो दो बार से ये कांग्रेस की भीतरघात का फायदा लेते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ जी? इस बार कांग्रेस का भीतरघात नहीं है, इस बार उल्टा है, सुनने में आया भाजपा के साथ भीतरघात भी हुआ है शायद। कांग्रेस साथ ना भाजपा के साथ हो गया इस बार, ऐसा है क्या सर? बीजेपी के साथ भीतरघात है, लेकिन कांग्रेस के साथ भीतरघात नहीं है इस बार। अच्छा, तो पांडे साहब तो जी पिछड़ते नजर तो आप किसकी स्थिति मजबूत मान रहे हैं सर? दोनों में से पांडे साहब और महाजन जी में से किसकी स्थिति को बेहतर मान के चल रहे हैं आप? नहीं, अगर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी जो देखें और जो भाजपा में भीतरघात देखें तो फिर अरविंद पांडे की स्थिति थोड़ी कमजोर है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर रुद्रपुर। रुद्रपुर सीट अपने आप में बेहद चर्चा का विषय बनी रही। उसका कारण यह था कि हिंदूवादी नेता राजकुमार ठुकराल का भाजपा ने अंतिम समय में टिकट काट दिया और शिव अरोड़ा जी को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया लास्ट में, अंतिम समय में, आपको भी याद होगा। और कांग्रेस से एक ऐसी नेत्री को टिकट दे दिया जो एक गरीब के घर में जाके बैठती है, मीना शर्मा। और बताया जाता है कि अगर भाजपा राजकुमार ठुकराल साहब को टिकट देती तो मीना शर्मा बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ती, चुनाव मीना शर्मा तब भी बता देती। तो ऐसी स्थिति में सर हमने तो सुना कि मीना शर्मा के पक्ष में अच्छा मतदान हुआ है, क्योंकि आपको अच्छा अनुभव है क्षेत्र का। आप बताएं सर, रुद्रपुर विधानसभा सीट में क्या हुआ? दरअसल इसमें क्या है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। अच्छा। भाजपा कैंडिडेट जो शिव अरोड़ा है, भाजपा कैंडिडेट वो, और निर्दलीय राजकुमार ठुकराल और कांग्रेस की मीना शर्मा के बीच। जी। अब ऐसा इसमें ये हुआ है कि जो दो बंदरों के बीच में एक बिल्ली के मजे आ गए। जी, भाजपा का वोट आपस में बिखर गया। हाँ, तो कहावत ये है यहाँ पर, अगर देखा जाए रुद्रपुर में, कि दो बंदर मतलब दो भाजपा के जो ठुकराल जी और अरोड़ा जी, उनके बीच की जो आपसी जो वोट कटी है उसका फायदा मीना शर्मा को मिलता नजर आ रहा है। ठीक। तो इसका मतलब आप रुद्रपुर विधानसभा का सीट का जो निर्णय है आप कांग्रेस के पक्ष में मान के चल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह भी नहीं मान सकते, क्योंकि वहां राजकुमार ठुकराल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजकुमार ठुकराल वहां मजबूत नेता है, 2 बार चुनाव जीत चुके, 2 बार चुनाव जीते। हवा तो खराब कर दी थी सर, सीटी बजाई खूब है ठुकराल साहब ने रुद्रपुर में, सीटी खूब बजाई है रुद्रपुर में। अब वो सीटी बोर्ड में कितना बदली ये देखना है।
बस 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 ये देखना। अब चलते हैं सर किच्छा विधानसभा सीट पर। किच्छा विधानसभा सीट पर भी एक बड़ा खेल हुआ। तिलक राज बेहड़ साहब जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें राजकुमार ठुकराल जी ने 2 बार चुनाव हराया रुद्रपुर विधानसभा सीट पर। और तिलक राज बेहड़ साहब उत्तर प्रदेश के जमाने के विधायक रहे, बड़े मजबूत नेता हैं, तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। और 2012 से पहले अगर वो कभी चुनाव हारे हैं तो एनडी तिवारी साहब के सामने चुनाव हारे। तिलक राज बेहड़ का इतना बड़ा पद है। लेकिन यह बात भी सही है कि तिलक राज बेहड़ रुद्रपुर से किच्छा चुनाव लड़ने आए, कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा था कि ठुकराल साहब उनको चुनाव हरा देंगे। ठीक, पार्टी ने सही निर्णय लिया और तिलक राज बेहड़ साहब को किच्छा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा दिया। अब साहब मुझे बताइए, राजेश शुक्ला जो हरीश रावत जैसे मजबूत नेता को चुनाव हरा सकते हैं, वो इस चुनाव में उनकी स्थिति क्या रहेगी आपकी नजर में? जी, दरअसल इस बार राजेश शुक्ला के साथ भाजपा के नेताओं ने भीतरघात किया है। नहीं सर, शुक्ला साहब के साथ तो ये बात पहले भी थी। वो तो पहले भी कहते थे भाजपा ने मुझे चुनाव नहीं लड़ा, एक ही माँ तो मेरे खिलाफ रहता है। पहले भी कई बार बात हुई, लेकिन वो चुनाव जीत जाते थे। इस बार क्या हुआ? इस बार उसका एक फैक्ट है कि जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तिवारी, अच्छा, जो बीजेपी के भी थे, उन्हें अजय तिवारी जी, अजय तिवारी तो अजय तिवारी को एक बीजेपी के ही बड़े नेता का मतलब संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त। सब जानते हैं कि वो तिवारी जी उनके आदमी हैं। तो अब राजेश शुक्ला ने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन खुलेआम कहा है उन्होंने कि बड़े नेता ने मुझे हराने के लिए जो यहाँ पे भीतरघात कराई मेरे साथ। मींस अगर बीजेपी चाहती तो तिवारी जी को बिठा सकती थी, लेकिन वो नहीं बैठे। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि अगर तिवारी बहुत ज्यादा वोट ले गए तो राजेश शुक्ला के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, निर्णय क्या है आपका? किच्छा सीट पर क्या निर्णय है आपका? किच्छा सीट पर देखिए, अभी निर्णय तो खैर 2 दिन बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है वो उसमें जो तिलक राज बेहड़ है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। चलिए सर, अब चलते हैं सितारगंज में। सितारगंज विधानसभा सीट पर पहला चुनाव नारायण पाल साहब ने लड़ा 2002 में, दूसरा चुनाव 2007 में लड़ा और दोनों बार बसपा वहां से चुनाव जीत गई। और 2012 में यह सीट अनारक्षित हो गई, क्योंकि 2 बार जो चुनाव हुए आकाश सर वो आरक्षित सीट थी, इसलिए नारायण पाल साहब चुनाव जीत गए, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट को लड़ नहीं पाता था। 2012 का विधानसभा जब चुनाव हुआ तो किरण मंडल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करा और नारायण पाल साहब बसपा से चुनाव लड़े और कांग्रेस से सुरेश गंगवार। किरण मंडल जो बेहद कमजोर नेता माने जाते थे और एक मध्यम परिवार के थे, लेकिन बंगाली नेता थे। बंगाली मतदाताओं ने एकजुटता दिखाई और किरण मंडल चुनाव जीत गए 2012 में। ठीक है सर, मेरी जानकारी। जिसके बाद विजय बोगड़ा साहब और किरण मंडल साहब के बीच में जो खेल हुआ वो तो सब दुनिया ने देखा। उन्होंने सीट छोड़ दी, विजय बोगड़ा साहब की एंट्री हो गई, उन्होंने उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहे बाद में। अब 2017 में वो सौरभ बोगड़ा को लेकर चले आए, या ये कहें कि सौरभ बोगड़ा विजय बोगड़ा जी का हाथ पकड़ के सितारगंज पहुंच गए और किरण मंडल साहब ढोल बजाते रहे कि मेरे साथ धोखा किया। चलिए, मोदी लहर के बीच चुनाव जीत लिया सौरभ बोगड़ा ने। अब 2022 का चुनाव, शक्ति फार्म में सौरभ बोगड़ा की जबरदस्त हवा बनी हुई थी और बताया जा रहा है कि सितारगंज क्षेत्र में सौरभ बोगड़ा थोड़े कमजोर। कांग्रेस ने नवतेज पाल सिंह को टिकट दिया और नारायण पाल साहब फिर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो हम आपसे चर्चा कर लें साहब कि अगर नारायण पाल और नवतेज पाल की तुलना में बेहतर प्रत्याशी कौन था कांग्रेस के लिए, पहले ये चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। नारायण पाल और नवतेज पाल सिंह के बीच में आप अपनी नजर में जी वो, क्योंकि चुनाव यही टिका है सर, चुनाव यही टिका है। जी 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 जी। पिछले कई सालों से नवतेज पाल वहां किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, बहुत सक्रिय थे। और जो नवतेज पाल को टिकट मिला है वो इसी आधार पर मिला है कि वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सीधे जो गाजीपुर बॉर्डर है
जी उनका एक पैर सितारगंज में रहता था, दूसरा पैर गाजी। और बताते हैं टिकैत साहब ने पैरवी की थी उनके टिकट पर, टिकैत साहब ने पैरवी की थी। हाँ, बिल्कुल राकेश टिकैत का ही ये टिकट है अगर देखा जाए तो। उन्होंने कांग्रेस के लिए मतलब टिकट मिलता तो कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ सकती थी वहाँ, जरा ये नहीं, नारायण पाल को अगर टिकट मिलता तो तब भी सीट फाइनली जो जीत की ओर जाती है, और अब भी शायद जीत की ओर जा रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, दरअसल जीत की ओर जाने का रीजन यह है कि जो सौरभ बहुगुणा है, सौरभ बहुगुणा 2017 में शक्ति फार्म से एक तरफा सा ही चुनाव वोटिंग हुआ था उसके लिए। सही बात, बिल्कुल सही बात। शक्ति फार्म से जो यहाँ का जो सितारगंज का जो केंद्र है, जीत का केंद्र है, वो शक्ति फार्म है। और शक्ति या यूं कहा जाए कि सितारगंज विधानसभा का चुनाव लड़ाई शक्ति फार्म में जाता था, हार भी शक्ति फार्म से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें क्या हुआ है, इस बार शक्ति फार्म 4 जगह बट गया है। आम आदमी पार्टी के जायसवाल जी की तरफ, बसपा के नारायण पाल जी की तरफ, और कांग्रेस के नवतेजपाल जी की तरफ, और भाजपा के सौरभ बहुगुणा जी की तरफ। देखिए, आपकी इस जानकारी का तो पक्ष मैं भी लेता हूं, क्योंकि आपके पास जो जानकारी बिल्कुल सटीक है। शक्ति फार्म के में वोटों में बिखराव हुआ, और अगर बिखराव ज्यादा हो गया तो सौरभ बहुगुणा चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि नवतेजपाल के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि मोमडन्स वोट उनके साथ आया है। हालांकि मोमडन्स वोट उधर भी गया है, नारायण पाल की तरफ भी गया है कुछ, लेकिन जो सितारगंज सिटी का वोट है वो ज्यादातर नवतेजपाल को पड़ा है। जी। और जो वहाँ ये वाला इलाका है, जो क्या नाम है, जिला पंचायत अध्यक्ष ये अपने सुरेश गंगवार जी है, सुरेश गंगवार जी वाला इलाका जो है, उन्होंने सुरेश गंगवार जी ने बड़ी मेहनत की, वहाँ मेहनत करी, ठीक बात है, मेहनत करी है, काफी वोटें दिलवाई है। सुरेश जी ने तो चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया साहब, ये भी हमारी जानकारी है। बिल्कुल। और सौरभ बहुगुणा के लिए एससी वोट थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर रहा है, क्योंकि पीछे वो मास्टर सतेंद्र वाला मामला आप जानते हैं, मास्टर सतेंद्र वाला मामला जो हुआ था, उससे सौरभ बहुगुणा के लिए मुश्किलें खड़ी हुई एससी वोटों में। गोठा प्रकरण भी रहा उसमें। हाँ। अच्छा सर, लास्ट में क्या मानते हैं आप, सितारगंज सीट कहाँ जा रही है? सितारगंज सीट जा कहाँ रही है सर, ये बता दीजिए अब। फाइनली देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनली दोनों, मतलब बीजेपी भी निकल सकती है, कांग्रेस भी निकल सकती है। निकल सकती सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर शक्ति फार्म के वोटों में बिखराव हुआ तो चुनाव कांग्रेस के पास चला जाएगा, सीधी सी बात तो ये है सर। इसमें नहीं, बिखराव तो हुआ है निश्चित तौर पे। इस बार 4 जगह वोट बटा है शक्ति फार्म। ठीक है सर, अब नानक मत्ता चलते हैं सर, अब नानक मत्ता चलते हैं सर। एसटी सीट पर नानक मत्ता में फिर नई बोतल में पुरानी शराब, फिर दोनों दिग्गज आमने सामने, प्रेम सिंह राणा साहब और गोपाल सिंह राणा साहब। अब राणा भिड़ गए, क्योंकि गोपाल सिंह राणा भी 2 बार के विधायक खटीमा से, और प्रेम सिंह राणा भी 2 बार के विधायक नानक मत्ता सीट से। गोपाल सिंह राणा की बात बताएं तो गोपाल सिंह राणा वर्ष 2002 और 2007 में खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। खटीमा विधानसभा सीट 2002 और 2007 में आरक्षित रही, जिसके बाद 2012 में युवा सीट आरक्षण मुक्त हो गई, जिसके बाद गोपाल सिंह राणा कूद के आ गए नानक मत्ता सीट पर। अब इस बार दोनों राणा फिर भिड़ गए सर। वहां क्या है, वहां का चुनावी माहौल क्या रहेगा? वहां दरअसल क्या है कि जो प्रेम सिंह राणा है, उनका विरोध ज्यादा है थारू वोटों में। अच्छा, थारू वोट में प्रेम सिंह राणा का विरोध ज्यादा देखा गया है। और कारण क्या रहा सर? उसका कारण क्या है सर? दरअसल आपने देखा होगा, कई वीडियो वायरल हुई इनकी, उनका बोलने का जो ढंग था वो थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो एक जैसे डॉक्टर हैं और एक सधे हुए नेता हैं, उस तरीके से लोगों के लिए थोड़ा सा सुटेबल नहीं हो पाए वो, ज्यादातर थारू वोटों के लिए। थारू वोटों में थारू ने 2 बार उनको जिताया, लेकिन थारू जो उनसे अपेक्षा करते थे उसमें खरा उतरे ही नहीं सर। थोड़ी जानकारी मेरे पास, थोड़ी जानकारी ये भी है सर ना, कि जो थारू लैंड का मामला है जमीन का, वो खटीमा सीट के साथ साथ सर नानक मत्ता सीट को प्रभावित कर रहा है। जो थारू लैंड की जमीन का जो मामला चला आ रहा है सर, वो हमारी जानकारी में आया कि उसने खटीमा को प्रभावित किया और इसको भी प्रभावित किया है, आपके नानक मत्ता सीट को भी। चलिए खैर, लास्ट में क्या मान के चल रहे हैं, अभी सीट कहाँ जा रही है नानक मत्ता की? लास्ट में ये मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस की तरफ जा रही है। ठीक हो गया सर। अब चलते हैं सबसे हॉट सीट खटीमा में।
खटीमा को लेकर तो आपकी और चर्चा हमारी एक बार पहले भी हो चुकी है और आपने उस खटीमा विधानसभा सीट पर काफी कुछ प्रकाश डाला। अब सर लास्ट में, क्योंकि अब एग्जिट पोल आ गया, तो आपकी अपनी राय, क्योंकि आप एक सदे हुए मजे हुए पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है आपको पत्रकारिता जगत में, आप नोएडा बैठते हैं, दी संडे पोस्ट के रोविंग एडिटर हैं, आपके पास उत्तराखंड है और आपने एक एक सीट पर गहरा अध्ययन किया है, तो सर खटीमा विधानसभा सीट जहां पर पूरे प्रदेश की नजर है, वहां पर क्या हो रहा है सर, क्या होगा लास्ट में? जी दरअसल जो खटीमा विधानसभा सीट है उसमें क्या हुआ कि पिछले 6-7 महीने में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे तो वो अपनी सीट से थोड़ा दूर रहे, पूरे प्रदेश में रहे, वो पूरा प्रदेश देखा उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री जी जी। तो ऐसे में उनकी पत्नी गीता धामी ने पूरा संभाला खटीमा। हाँ, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। अब ऐसे में यहाँ देखना यह होगा कि जो थारू है, थारू वोट क्योंकि पहले अगर 18,000-19,000 हम रमेश राणा पर समझते हैं तो इस बार वो 10 तक ही सिमट जाएंगे, 10 से नीचे रह जाएंगे रमेश राणा। तो वो 8-7 हजार वोट जो जाएगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा? जिसकी तरफ शिफ्ट होगा वो जीत जाएगा, वो चाहे पुष्कर सिंह धामी होंगे, धवन का